के माहौल को, अपनी कंपनी को, अपने बॉस को, अपने जूनियर्स को नहीं बदल सकते, बट आप अपने ऊपर काम कर सकते हो। लेस ब्राउन साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि somebody else's opinion should not be your reality। किसी के विचार आपका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। मुझे मजा उसके साथ आता है जो एम्बिशियस हैं और उनके फंडे क्लियर हैं कि जिंदगी में कहीं पहुंचना है। बिहार से रिक्शा चलाने के लिए यहाँ पे आया था, बट आज वो 150 रिक्शा का मालिक बना बैठा। टैटूज बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं मेरे को, इनका कोई मोटिव है या? कहना चाहूंगा, सबको कहना चाहूंगा कि जिंदगी जो है ना, ओनली 3% सक्सेस है। हम सुबह उठे तो हमारे पास दो तीन रजाइयाँ हमारे ऊपर थी, और जब हमने रजाइयाँ देखी तो 50 साल में हिंदुस्तान जो है ना, मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट वर्ल्ड या बिजनेस वर्ल्ड चाइना पे 100% डिपेंडेंट है। 100%। जनरल मैसेज मैं सबको ये जरूर देना चाहूंगा कि जो हमने जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि 84 लाख योनियों के बाद हमें ये शरीर मिला। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हैप्पी टू सी यू। थैंक यू सर। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी दोस्त हैं मेरे भी, वो करे जा रहे हैं, उनका मन नहीं है करने का जॉब, लेकिन वो करनी पड़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करें? ये डिपेंड करता है कि वो एक्चुअली इस जॉब के अलावा क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो और आपको मज़ा नहीं आ रहा है ना जी, तो आपको सबसे पहले रुकना चाहिए। मैं इसको बोलता हूँ TAP का मतलब टैप होता है, टैप का मतलब नलका होता है। बट अगर उस नलके में से रोजाना बूंद गिरती रहेगी ना, बंद करने के बावजूद भी, तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है जी। तो ये मैक्सिमम लोगों के साथ कॉर्पोरेट में हो रहा है। उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है बट वो फिर भी काम कर रहे हैं। तो TAP इज टेक अ पॉज। आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा जिंदगी में रुको और फिर एनालाइज करो कि आप जो कर रहे हो उसमें आपको मजा आ रहा है तो कितना आ रहा है। अगर उतना नहीं आ रहा है जितना आप चाहते हो तो कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इसका रूल नंबर 1 एक ही है कि आप आसपास के माहौल को, अपनी कंपनी को, अपने बॉस को, अपने जूनियर्स को नहीं बदल सकते, बट आप अपने ऊपर काम कर सकते हो। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी, रुकिए, सोचिए, समझिए, फिर प्लान कीजिए और फिर आगे बढ़िए। सर, जैसे आपने बोला कि हम अपने सीनियर्स को, जूनियर्स को और कोवर्कर को नहीं बदल सकते, लेकिन जब हम रहना उसी एनवायरनमेंट में है, तो जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं जॉब किया करता था उस टाइम पे मैं पढ़ता भी था साथ में, लेकिन फिर कलीग्स आ जाते थे कि भाई क्या अब तो भाई ये करेगा वो करेगा। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करें? देखो, हर चीज़ की ना फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग होनी ज़रूरी है जी। जिनकी फाउंडेशन स्ट्रांग है ना, उनको ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती कि आपके दोस्त आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं या आपका रूटीन जो है वो हिला रहे हैं और आपको बेसिकली डीफोकस कर रहे हैं। जो व्यक्ति जिंदगी में ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक है और फोकस्ड है, उसको मालूम है उसको जाना कहाँ है। जैसे मैं जनरली बोलता हूँ ना कि दुनिया रास्ता उन्हीं को देती है जिन्हें अपनी मंजिल का पता होता है, राइट। सो जब आप मजबूत होते हो ना अंदर से विद क्लैरिटी एंड योर फोकस, सो आसपास के लोग कुछ भी बोले आपको फिर फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किसको पड़ता है? फर्क पड़ता है कमजोर आदमी को, कि दूसरा कुछ भी बोलता है तो उसके विचार आप अपने ऊपर ले लेते हो। तो इसके लिए लेस ब्राउन साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि somebody else's opinion should not be your reality। किसी के विचार आपका अस्तित्व नहीं होना चाहिए, आपकी सच्चाई नहीं होनी चाहिए। तो you have to think in that ways। So focus, और दुनिया कुछ भी बोले, कुछ भी डिस्टर्ब करे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सर, जैसे कि आपके पास 30 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आपने काफ़ी एम्प्लॉयज़ को देखा होगा जो परेशान होते होंगे, तो सबसे परेशानी वो क्या लेके आते हैं आपके पास? अगर मैं 30 साल के एक्सपीरियंस को समझूं और एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स देखूं, और देखने के बाद हर लेवल की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, राइट। लोअर लेवल की अलग प्रॉब्लम्स हैं, मिडिल लेवल की और टॉप लेवल मैनेजमेंट की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो तीनों को अगर सम अप करना हो तो दो चीज़ों से सभी लोग ग्रसित हैं कि यहाँ पर कोई उनकी बात समझता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। तो देयर इज अ टू मच ऑफ अ कम्युनिकेशन गैप, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी है जो अपर और टॉप लेवल मैनेजमेंट में जाती है कि लोग ना दूसरों का क्रेडिट ले लेते हैं। हर व्यक्ति को ये लगता है यार ये आइडिया मेरा था, बॉस ने क्रेडिट ले लिया, और उसकी वजह से दे आर टू मच ऑफ डीमोटिवेटेड बेसिकली। सर, आपसे ज़्यादातर कौन से लोग खुश रहते हैं, टॉप लेवल के या लो लेवल के? देखो, मुझसे सारे ही खुश रहते हैं क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स कॉर्पोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सब बढ़िया है। तो मैं सबके साथ एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोलते हैं ना जिसको, मजा किसके साथ आता है? बैलेंस। मुझे जो मज़ा आता है, अब ये जो मज़ा भी है ना, ये भी बदल गया है कई सालों में। कैसे से? मुझे मज़ा आता है, लेवल कोई भी हो, मुझे मज़ा उसके साथ आता है जो एम्बिशियस हैं और उनके फंडे क्लियर हैं कि ज़िंदगी में कहीं पहुंचना है। तो उनके साथ मेरी एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। किसी को ज़बरदस्ती सिखाना है, पढ़ाना है, मोटिवेट। बुक्स लिखी है, थोड़ा उनके बारे में बताइए। देखो,
मैंने 4 किताबें लिखी जी। हैं और जो मेरी चौथी किताब है वो अमेज़न बेस्ट सेलर हो गई है, यस सर। टेक पॉसिबल स्टेप्स टुवर्ड्स इम्पॉसिबल ड्रीम्स। लेकिन मैंने जो 24-25 साल पहले पहली किताब लिखी थी जिसका दुनिया को पता ही नहीं चला, जी। वो थी लिविंग मोक्ष। लिविंग मोक्ष। लिविंग मोक्ष। ओके। हम लोग बात तो करते हैं मोक्ष की, निर्वाण की, और उसका मतलब जनरली उसका मतलब हमारे दिमाग में ये होता है कि जब हम मर जाएंगे अगला जन्म जो है उसके बीच का जो गैप है वहाँ पे हमें मोक्ष मिलेगा और फिर हम भगवान के पास पहुँचेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप इस धरती के ऊपर हो, जीते जी मोक्ष अगर आपको प्राप्त करना हो तो कैसे हो सकता है, और जीते जी ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मर जाओ, इसका मतलब ये सिधार जाओ, ऊपर चले जाओ। इसका मतलब ये है कि जो आपकी ज़िंदगी चल रही है ना, उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, आपकी क्वालिटीज़ के हिसाब से, आपके विजडम, आपकी एजुकेशन, आपके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आपको लगना चाहिए मज़ा आ गया। और ये अगर स्टेज आपकी हर बार हो जाए, जिसे होता है हर रोज़ाना हो जाए, ओए होए मज़ा आ गया, तो आपका लिविंग मोक्ष है। तो ये पहली किताब थी मेरी। फिर उसके बाद मैंने दूसरी किताब लिखी 101 सक्सेस मंत्र, जो यहाँ पे पढ़ी है। इस किताब में मैंने सीधा सा मेंशन किया कि भाई पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मंत्र पढ़ लो। अब मंत्र क्या है? मंत्र शब्द बड़ा खूबसूरत है, बोला जो मन का तंत्र है। दैट मीन्स कि आपके मन ने कोई चीज़ मान ली, वही आपका मैकेनिज्म हो गया, वही तंत्र हो गया। तो अगर आप वो पढ़ लो तो आपको पूरी ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। तो ये दूसरी किताब फिर मैंने वो लिखी 101 सक्सेस मंत्र। फिर तीसरी किताब मैंने लिखी LIFE, तो लाइफ हो गया वो, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ अमित, लाइफ क्या होती है? अब आप बताओ, उल्टा कर देते हैं आज इंटरव्यू। ये कोई नहीं सर, मेरे को जो लगता है कि लाइफ ये है कि बस इंसान खुश रहे और दूसरे जो उसको देख के खुश होते रहे कि हाँ बढ़िया है। मेरे हिसाब से पता नहीं क्यों मैं पैसा कभी थॉट नहीं आता कि हाँ होना चाहिए, कि खुशी ज्यादा मैटर करती है। तभी तुम्हारे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट भी रहती है ना। हाँ यस सर, ये है मेरी तरफ से लाइफ का। देखो, लाइफ का एक फंडा बड़ा सिंपल सा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट लाइफ में एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि लाइफ इज समथिंग वेयर ह्यूमन बींग्स, जानवर भी होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स है ना, वो हमेशा फ्यूचर के से रिलेटेड बड़े एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि उनको फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं कि चल कोई बात नहीं है, 10वीं फेल हो गया ना, कोई नहीं, बिजनेस कर दूंगा, राइट। मैं गांव का रहने वाला हूँ ना, कोई बात नहीं, मैं शहर में जाके कुछ और कमाल कर लूंगा। तो फ्यूचर से रिलेटेड हम लोग एक्साइटेड रहते हैं। तो LIFE की जो फुल फॉर्म है ना, वो है लुक इनटू फ्यूचर एंथुसियास्टिकली। तो लाइफ शब्द अपने आप ही बता रहा है कि आपको जिंदगी में एक्साइटेड रहना चाहिए। जो भी हो गया वो पास्ट में, बट आगे आप क्या कर सकते हो। तो जो तीसरी किताब है उसमें मैंने यही कहानियां डाली हुई हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे एक्साइटेड रहें, कैसे एंथुसियास्टिक रहें, कैसे इमोशनली कनेक्ट रहें अपने आसपास के लोगों से, एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। तो और चौथी किताब जो है टेक पॉसिबल स्टेप्स टुवर्ड्स इम्पॉसिबल ड्रीम्स, वो आप सबके लिए है, वो मेरे लिए भी है। ये किताब को मैं खुद भी दोबारा से पढ़ रहा हूँ। मैंने इस किताब को कैसे लिखा था वो बताओ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इस किताब को लिखने के पीछे क्या हुआ, जब कोविड हुआ ना, तो मैं अपने कमरे में लॉक, मुझे कोविड हो गया था, मतलब मुझे कोरोना हो गया था, और मैं एस्थमेटिक हूँ, तो मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था। ठीक। तो मुझे एक भावना आई, एक फीलिंग आई, यार मैं मर जाऊंगा, मतलब जाना तो अब मेरा जाने का टाइम आ गया, क्योंकि उसमें माइंडसेट ऐसा हो गया था कि ऑक्सीजन नीचे जा रही थी। तो बोला यार ये घर दे जाएंगे बच्चों को, है ना, ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ दे देंगे, थोड़े बहुत एसेट्स दे देंगे, पैसे चले जाएंगे, ज्वेलरी चली जाएगी, लेकिन असली चीज़ क्या देख सकता हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़ के देखा, तो मैंने देखा यार मैं कहाँ से चला था और मैं कहाँ पहुँच गया। ये सफ़र जो है ना, ये कमाल है। ये मेरे बच्चों को तो इंस्पायर कर सकता हूँ मैं कि देखो तुम्हारा पिताजी जो है ना, कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँचे। सो उसको मैंने क्या किया, धीरे धीरे लिखना स्टार्ट किया कि यार मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा। तो वहाँ पे कुछ सफलता के प्रिंसिपल्स निकल के आए कि मैं बहुत ही पॉजिटिव इंसान रहा हूँ शुरू से। मुझे जिससे भी मैं मिलता हूँ मुझे लगता है कि मुझे भगवान मिल गया वाली बात है, राइट। सो ऐसी चीज़ों को मैंने लिखना स्टार्ट किया। लिखते पूरा जब वो बन गया, तो मैंने बोला अब इन्हीं एग्जाम्पल्स को, इन्हीं प्रिंसिपल्स को रादर कहानियों में जोड़ देता हूँ। फिर मैंने कुछ कहानियाँ लिखनी स्टार्ट की। कहाँ से लिखनी स्टार्ट की, जो मेरी ज़िंदगी में लोग आए। जैसे कोई लड़का मिला, उसको पता चला कि यार वो तो बिहार से रिक्शा चलाने के लिए यहाँ पे आया था, बट आज वो 150 रिक्शा का मालिक बना बैठा है। यार ऐसा क्या, एजुकेशन की बात नहीं है, उसके पास पैसे नहीं थे, नो सपोर्ट, बट ही इज़ डूइंग ग्रेट इन हिज लाइफ। सो ऐसे उन कुछ लोगों की कहानियों को इंस्पायर होके फिर मैंने इस किताब में लिखा। और फिर मैंने जब किताब लिख ली, अब छपी तो थी नहीं कोरोना के टाइम पे, जब मैंने किताब लिख ली तो फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। एंड यू विल बी सरप्राइज, आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि
इतनी हैरानी की बात हुई कि मैं अपनी ही किताब पढ़ के मोटिवेट होता था कि यार क्या बात है यार, कैसे होना चाहिए आदमी। और वो फिर मैंने देखा तो एक रियलाइजेशन हुई कि कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा चाहो लेकिन करना छोटा छोटा पड़ेगा। तो इसलिए फिर ये किताब का नाम भी है कि टेक पॉसिबल स्टेप्स, जो आप रोज कर सकते हो, टुवर्ड्स इम्पॉसिबल ड्रीम्स। सो द एक्शन इन वन डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट एंड द साइज ऑफ द एक्शन कुड बी वेरी स्मॉल। सो दैट्स हाउ, जो आपने पूछा कि चारों ये किताबें लिखी है तो उनकी ये बैकग्राउंड। सर जैसे कि आपने बताया इसमें स्टोरीज हैं, एक स्टोरी कोई छोटी अगर आप बता सके हमें। हाँ, एक स्टोरी जो आप सबसे रिलेट करती है, यंगर जनरेशन से भी रिलेट करती है। ये मुझे साल अच्छे से नहीं याद, बट मेरे ख्याल से 2004 की बात है, 21 साल पुरानी बात है। तो मैं घर में आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो न्यूज़पेपर में कटिंग थी, मतलब एक न्यूज़ थी या आर्टिकल था कि बुरे हालात के बावजूद, इन द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स, बुरे हालात के बावजूद एक लड़के ने 10वीं में टॉप कर दिया। ओके। तो मैंने उसको क्यूरोसिटी के बेसिस के ऊपर पढ़ना स्टार्ट किया। नांगलोई का लड़का है। ओके। उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो जब मैंने पढ़ा तो मैं बड़ा इंस्पायर हो गया, मुझे जोश आया और मुझे ऐसे बच्चों से मिलने का बड़ा शौक चढ़ता है। मैंने कुछ नहीं सोचा, गाड़ी उठाई और सीधा उसका घर ढूंढते 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 पहुंच गए, सुल्तानपुरी पहुंच गया। हाँ, मतलब सुल्तानपुरी का वो बच्चा, नांगलोई सुल्तानपुरी वाले एरिया में। और वो स्लम एरिया, टूटे घर, मतलब जैसे बोलते हैं ना, इधर उधर से ईंटें इकट्ठी करके घर बनाया हो लोगों ने। और करते करते जब मैं वहाँ पहुँचा तो वही 10वीं का पास किया हुआ लड़का, 15-16 साल उसकी उम्र, और न्यूज़पेपर वाले ने घेरा हुआ, कुछ रिश्तेदारों ने घेरा हुआ, भाई 10th में टॉप कर गया लड़का। तो वो इंटरव्यू सा दे रहा है, शर्मा रहा है। मैं उसके पास बैठा, थोड़ी देर बातचीत की, और जब मेरी बारी आई जब उससे बात करने की, तो मैं हैरान हो गया कि वो लड़का सुबह 5 बजे उठता है, आधा 1 किलोमीटर जाता है पानी भरने के लिए अपने भाई बहन के साथ बाल्टियों में, घर लेके आता है, घर का रूटीन सेट होता है, और 7 बजे फिर वो स्कूल के लिए निकल जाता है। ओके। 1 बजे स्कूल से वापस आता है, मतलब 2-2:30 बजे घर में पहुंचता है। कब खाना खाता है मुझे मालूम नहीं। तो उसके फादर की, वो नांगलोई इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे चाय की दुकान है। और फिर वो वहाँ पे अपने पिताजी के साथ रात को 10-11 बजे तक, जो भी टाइम होता होगा, वहाँ पे उनके साथ काम करता है। तो मैंने उसको पूछा, भाई तेरे पास टाइम कहाँ से मिलता है पढ़ने के लिए? बिल्कुल। टॉप करना तो बहुत बड़ी बात है। तो उसने जो 2 बातें बताई ना, मेरे गूज़बम्प्स आ जाते हैं कि उस छोटे से बच्चे ने 2 बड़ी ज़बरदस्त बातें बताई। उन्होंने भी मुझे, जिसे वो कह सकते हैं कि सीखने का सिखाया जी। ज़बरदस्त बात। और उस समय 35-40 की मेरी उम्र रही होगी, बट स्टिल आई लर्नड ब्यूटीफुल थिंग्स। कहता है कि अंकल, सर मेरे को ना 2 बातें समझ में आ गई थी। मेरे टीचर ने बोला था कि जो भी आएगा ना, इन किताबों में से आएगा। तो मैंने किताबों की तरफ देखा तो मैंने कहा कि किताबें तो बड़ी थोड़ी सी हैं। तो मैंने दोबारा टीचर को बोला, सर पक्का इन्हीं किताबों में से आता है जो भी आएगा एग्जाम में? मतलब कहता हाँ, इन्हीं में से आएगा। और उसका टीचर ने क्या बोला कि तूने किताब पढ़नी नहीं है, किताब बनना है। तो कहता मैंने कसम खा ली थी कि मैं किताब बन जाऊंगा, इसमें से जो अगर आ गया ना तो वो तो मैं करके ही आऊँगा, बढ़िया करके आऊँगा। और मेरे को कोई टॉप का मालूम नहीं था कि मैं टॉप कर जाऊँगा, बट मुझे ये था कि मैं करूँगा बहुत अच्छा। और दूसरी चीज़ जो उसके एक रिश्तेदार ने बोली थी कि तेरे को अगर अपनी ये ज़िंदगी नहीं पसंद है ना, तो ये बदलेगी तभी अगर तेरे पास सरकारी नौकरी होगी। तो कहता कि, और मेरे दिमाग में ये बात पक्का थी कि सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है 10वीं। 10th में अच्छा करना बड़ा ज़रूरी है। एंड दीज 2 थिंग्स इंस्पायर्ड मी फॉर दिस स्टोरी। ओके। और दैट इज माय फर्स्ट स्टोरी एज वेल। ओके सर। सर जैसे कि अभी जिक्र हुआ सरकारी नौकरी के लिए, काफ़ी लोग, यंग जनरेशन सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है और नहीं पता कि होगा नहीं होगा। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो कि क्योंकि कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट में अच्छे खासे लोग हैं जो कमा रहे हैं, तो क्योंकि 3-4 साल लगाने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों को आप कैसे देखोगे या इंस्पायर करोगे? जो सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं? यस सर। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए कौन तैयारी कर रहा है, पहले तो बैकग्राउंड समझने वाली बात है, राइट? और सरकारी नौकरी एक अच्छी चीज़ पहले हुआ करती थी, अब कितनी अच्छी है मुझे मालूम नहीं, बट पहले लोगों को सरकारी नौकरियों का क्यों शौक था? क्योंकि एक तो पेंशन थी, ठीक है, दूसरा हेल्थ कवर होती थी, राइट? तो एक साइकोलॉजी बन चुकी थी अंग्रेज़ों के टाइम से कि एक बार सरकारी नौकरी लग गई ना तो कुछ बेसिक चीज़ों की तरफ से सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, राइट? लेकिन अब क्या हो गया हुआ है कि सरकारी नौकराना मैटर ऑफ प्राइड भी बन गया है। यस। तो लोगों को लगता है कि तेरे को पता है क्या, ये टाटा में काम करता है, टाटा बहुत अच्छी कंपनी है भाई, बट ये तो हमारे वहाँ पे CID ऑफिसर बन गया है भाई, ये तो विजिलेंस ऑफिसर बन गया, तो वो ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस लगती है। तो जो कर रहे हैं ना तैयारी, उनको एक चीज़ चाहिए कि कंपटीशन है, ये तो पहले मान ही लो, और दूसरा लोग आपसे बढ़िया हैं ये भी मान लो।
ओके ठीक है, वो आपको तंग करेंगे। जी। अब आपको क्या करना है, आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। अगर आप ये सोच के करोगे अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो नहीं होगा। आप फेल पहले ही हो गए। जी। अगर आप ये सोच के करोगे, बड़े ध्यान से समझना, बड़ी पावरफुल बात बता रहा हूँ, अगर आप ये सोच के करोगे ना कि कर ही दूंगा और भगवान ना करे नहीं हो, तो आप सेलेक्ट नहीं हुए हो, लेकिन आप वो ऑफिसर बन चुके हैं यहाँ से। और जो यहाँ से सरकारी ऑफिसर बन गया है या उसने सरकारी जॉब ले ली है, उसके अंदर क्वालिटीज की कोई कमी नहीं है, वो कहीं भी काम करेगा वो अल्टीमेटली चमकेगा ही चमकेगा। बिल्कुल। टाटा पावर को आपने कैसे रीच आउट किया था? हाँ, ये सवाल को रिवर्स कर लेते हैं। टाटा पावर ने मुझे रीच आउट किया था भाई। तो टाटा पावर ने आपको रीच आउट कैसे किया? देखो, टाटा पावर ने मुझे रीच आउट किया था फॉर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, उनके मिडिल लेवल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने मुझे रीच आउट किया था। तो इसका मतलब ये है कि मैं पहले से इस प्रोफेशन में ऑलरेडी काम कर रहा था। सो समबडी न्यू अबाउट माई दिस थिंग। आई वुड लव टू नेम उदय मिश्रा साहब। ओके। सो उदय मिश्रा सर थे उस समय, तो उन्होंने मुझे जनरल बात हुई कि क्या करते हो, क्या ऐसे करते हो, तो तुम कॉर्पोरेट में कुछ कर रहे थे। मैंने बोला हाँ सर, मैं थोड़ा बहुत मैनेजमेंट वगैरह पढ़ाता हूँ, और ये तकरीबन 20 साल पुरानी बात है। तो जब मैं टाटा पावर में नया गया था, तो उन्होंने एक प्रॉब्लम शेयर की थी। उस प्रॉब्लम को हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, बट दैट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम एट दैट टाइम। और उन्होंने बोला साहिल तू इससे रिलेटेड कुछ कर सकता है। तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं उनको रिजल्ट दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, बट मुझे ये था कि करके तो देखते हैं, क्योंकि ये चैलेंजिंग है। और हमने वो करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे वहाँ पे सक्सेस आई 2007, 8, 9 तक। और उसके बाद तो फिर टाटा पावर का, ये तो मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे अपना दामाद बना दिया। बहुत प्यार मिला मुझे टाटा पावर से। और गेल का एक्सपीरियंस कैसा था? गेल का, एनटीपीसी का, इसको अगर एक्सपीरियंस अगर मुझे शेयर करना है ना, तो मैं ये कहूँगा कि मेरी इस जर्नी को शुरू से सुन लो थोड़ी देर के लिए। 2-3 मिनट में सुना देता हूँ कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में कैसे आया। सो फर्स्ट स्टेप इज कि आई हैड ऑलवेज बीन अ बिजनेसमैन। मैं लेदर बेल्ट्स बनाता था। वुडलैंड का अगर आपने नाम सुना होगा तो सुना ही होगा फॉर रादर। तो जो उसका बॉबी है और मैं, हम लोगों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया था। अब हम सपोज टू बी ब्राह्मण्स, तो मेरे माँ बाप हमेशा पीछे पड़े, यार ब्राह्मण होके ना ये चमड़े का काम मत किया कर। तो मैंने ऐसे बोला कि अगर ब्राह्मण हो गया चमड़े का नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आई वाज रियली गुड इन दैट। मैं आज भी अपनी बनाई हुई बेल्टें पहनता हूँ, तो आई वाज रियली गुड इन दैट। तो मैंने उनको, अपने पेरेंट्स को बोला, मेरे मामा जी भी थे, उन्होंने भी मेरे को डांटा। तो मैंने उनको बोला कि अगर मुझे ये काम नहीं करना, जो कि मुझे बहुत अच्छे से आता है और मैं बहुत कमाल करूँगा ज़िंदगी में, तो फिर मैं क्या करूँ। तो मेरे मामा जी ने, मेरी मदर ने एकदम झटके से बोला पढ़ाया कर। मैंने बोला मैं क्या पढ़ाऊँ, अब इस उम्र के बीच में आके बिजनेस मैंने किया, अब नौकरी मैं करूँगा नहीं, पढ़ाऊँ क्या। तो हिंदुस्तान में जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है 94-95 में कोई जानता नहीं था। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश करनी स्टार्ट की, एंड दैट इज़ द टाइम जब घर में उसे बोलते ना कि ना मैं कमाने वाला रहा, और मेरी वाइफ तब नहीं ज्वाइन किया हुआ था कहीं पे। फिर उसने ज्वाइन किया कि भाई तू नौकरी कर, घर संभाल, मैं अब एक्सप्लोर करता हूँ, क्योंकि लेदर का बिजनेस तो मुझे आता नहीं है, मतलब उसके अलावा तो मुझे कुछ और आता नहीं है। तो दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड एज अ ट्रेनर। तो मेरे को सबसे पहले काम मिला MRF टायर्स में। और वो भी काम बड़ा इंटरेस्टिंग रही मेरी जर्नी की। मुझे लोगों ने बहुत चैलेंज किया कि मतलब तू क्या पढ़ाएगा, मतलब उस समय बहुत बच्चा सा लगता था, अभी भी यंग लगता हूँ। तो उस समय बच्चा सा लगता था, बोला तो हमको क्या, क्योंकि जो ऑडियंस थी वो 50-50 साल वाले लोग थे, मेरे मुकाबले में 35 साल का, तो पीपल आर नॉट रेडी टू लर्न। सो आई एंटर्ड इनटू MRF टायर। फिर वहाँ से भगवान की दया से यश फैलता चला गया। तो डाबर में मैंने ट्रेनिंग्स दी उस समय रनबैक्सी होता था, उसकी ट्रेनिंग्स हमने की। तो ऐसे फिर सरकारी एक कॉन्ट्रैक्टर, जैसे बोलते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट निकलता था, ये सरकारी कंपनीज में कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते हैं। तो फिर वो आउटसोर्स होकर कोई मेरे से पूछता हुआ आया कि यार तू टाइम मैनेजमेंट करा सकता है NTPC में। तो मैंने NTPC में किया। तो फिर NTPC वाला बंदा गेल ट्रांसफ़र हो गया था, फिर वो गेल में चला गया, गेल वाले कुछ इंडियन ऑयल चले गए थे। तो करते ऐसे धीरे धीरे बात बन गई। So I started from in 94-95, 30 years. Okay sir. सर ये टैटूज बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं मेरे को, इनका कोई मोटिव है या? इसका मोटिव है कि सबसे पहले तो ये अगर दिखता है आपको भी, अगर दिखता है तो ये रॉयल एनफील्ड का है टैटू, और ये बना हुआ है इंडिया। यस सर। राइट। यस। सो ये मैं बहुत प्राउडली भी बात शेयर करना की कोशिश करता हूँ कि मैं बड़ा दिल से हिंदुस्तानी हूँ। yes. जैसे कि हम 5 बहन भाई हैं, जहाँ 4 फॉरेन सेटल्ड हैं, मेरे 2 बच्चे कनाडा में सेटल्ड हैं, लेकिन मेरा हिंदुस्तान छोड़ के जाने को दिल नहीं करता है। अब हिंदुस्तान जो है इतना खूबसूरत है। तो मैं 1989 से बाइकिंग कर रहा हूँ, 87 से मैं बाइकिंग कर रहा हूँ। तो पहले मेरे पास RX 100 होती थी रेड कलर की। yes. तो वो मैंने बहुत चलाई। तो मैं हिमाचल भाग जाता था, मतलब हर संडे, जहाँ मतलब ये भी कहूँगा कि
बिजनेस कर रहा था उस समय, तो जब थोड़े से पैसे हुए, पेट्रोल है, घर से भाग जाओ, तो मैंने बहुत राइड बहुत किया। तो धीरे 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 फिर अपग्रेड हो गया, फिर रॉयल एनफील्ड आ गई ज़िंदगी में। फिर ये मैंने कब बनाया, जब मैंने कसम खाई हुई थी कि जब मेरे 5 लाख किलोमीटर कवर हो जाएंगे ना, तो मैं यहाँ पे एक टैटू बनवाऊंगा। जब मेरा हिंदुस्तान का वो एरियाज कवर हो जाएंगे जो मेरा दिल करता है, तो मैं बनाऊंगा। तो लोगों ने K2K तो सुना है, कश्मीर टू कन्याकुमारी, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कच्छ टू कलिम्पोंग सुना हो। तो ये भी एक K2K सर्किट बनता है। तो मैंने हाईवेज के ऊपर नहीं गया हूँ, मैं इंटीरियर्स में इतना राइड किया है कि 5 लाख कब हो गए मुझे याद नहीं रहा, और जब मुझे याद आया तब तक मेरे 8.5 लाख किलोमीटर सोलो कंप्लीट हो गए थे। फिर मैंने जाके ये बनाया। सो दिस इज 8.5 लाख किलोमीटर सोलो राइड ऑन माई बाइक। एंड दिस वन, ये और खूबसूरत चीज़ है। ये बेसिकली क्या है कि ये वो वाले स्पॉट्स हैं जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। ओके, राइट, इसमें से 2-3 स्पॉट्स हैं जो बड़े, इसकी अगर कहानी गए तो वो ये है कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। जेम्स बॉन्ड की फिल्में देखिए? यस सर। राइट, आपने भी देखी है? जेम्स बॉन्ड की हर फिल्म में एक कार चेज सीन जरूर होता है, बिल्कुल, जहाँ पे कारें दौड़ती हैं एक दूसरे के पीछे भी। और जेम्स बॉन्ड की कार कौन सी है मालूम है? कौन सी कार होती है हमेशा? ओडी, एस्टन मार्टिन। ओके, हमेशा एस्टन मार्टिन होगी, मतलब जितनी भी 64 से फिल्में उठा रहा हूं, तो वो कार चेज का एक बड़ा सीन बनता है। तो अब यूरोपियंस ने क्या किया हुआ है, टूरिस्ट कंपनीज ने क्या किया हुआ है कि उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कार चेज जो है सीन शूट हुआ था, तो हम आपको एस्टन मार्टिन देंगे। ओके, आप इस लोकेशन पे जा सकते हो, फिर चला के दूसरी लोकेशन पे जा सकते हो। फिर एक और फिल्म बनी थी जेम्स बॉन्ड की, उसकी शूटिंग यहाँ हुई थी। तो ये उन्होंने बहुत बड़ा सर्किट बनाया हुआ है जो आज की डेट में शायद 25 लाख रुपए लेते हैं 25 दिन के, मतलब 20 से 25 दिन लगते हैं, लाख रुपए पर डे, स्टे वगैरह सब कुछ उनका है, गाड़ी वो आपको देते हैं, तो आप उसको ड्राइव करते हो। तो मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा होता है। ओके, तो बट मेरे को ये था कि जैसे शोले फिल्म बनी थी तो रामगढ़ जो है मैं देख कर आया था बैंगलोर के पास। मुझे इन सब का बहुत शौक है एक्सप्लोर करने का। तो फिर ये मुझे पता चला कि भाई ऐसे कुछ होता है, तो वो फिर मेरा एक ड्रीम बन गया कि वो कहाँ जाना है। तो वो ड्रीम थोड़ा सा पूरा हो गया, और बहुत सारा पूरा होना बाकी है। सर ये जो है हाथ पे ही क्यों, क्योंकि राइड करते हैं इस वजह से? हाँ, ये शो ऑफ के लिए है। और इसका एक और फायदा भी होता है कि ये सामने रहता है तो अच्छे लोग सवाल पूछ लेते हैं। तो ये तो लोग पूछते हैं तो मेरा बताने को दिल करता है जी। ओके सर, मैंने लास्ट टाइम आपको देखा था 2020 में, उस टाइम आपके बाल काफी लंबे थे। और आप देख रहा हूँ 2025 में काफी छोटे हैं। काफी छोटे हैं। तो ये क्या इसकी स्टोरी है इसके पीछे? इसकी स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है बिकॉज मैं अगर अपनी बात करूँ, तारीफ लगती है तो माफ़ कर देना, मैं एक्सप्लोर करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, नई चीज़ें करने में मज़ा आता है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, है ना, जैसे तुमने दाढ़ी रखी हुई है ना, अगर तुम्हें क्लीन शेव करना होगा ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कुछ दिन के लिए शटर हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। यार मैं कैसा लगूंगा, अच्छा लगूंगा, नहीं लगूंगा ना। तो मैं अपने इस मेंटल बैरियर्स को बहुत तोड़ता हूँ। ओके, कि मैं छोटे बाल है ना बड़े कर देंगे, अभी मैं इधर से चीर निकालता हूँ, मैं इधर से चीर निकालूंगा। लेकिन एक्चुअल लंबे बालों के पीछे जो कहानी बनी वो क्या बनी कि आई वॉज ट्रेवलिंग, तो मेरे छोटे छोटे बाल थे, मतलब जैसे रूटीन में मैं छोटे रखता हूँ, फौजी कट रखता हूँ, उस लड़के के लंबे बाल थे जो मेरे साथ जहाज में बैठा हुआ। वो इटली से आ रहा था, तो मैंने उसको वैसे बोला, मतलब मजाक में, मैंने कहा तू इतने लंबे लंबे बाल क्यों रखे हुए हैं? एक कटे हुए बाल साफ सुथरे लगते हैं। और रात का 1:30-2 बजे का टाइम था जब हम दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे, तो ऐसी जनरल बात हो गई। तो उसने बोला कि सर अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बताओ। मैंने बताया, कहता है ये जो लंबे बाल है ना, इसके पीछे एक बहुत अच्छी साइंस है। मैंने वो क्या साइंस है? कहता है आदमी कितना भी गरीब हो, कितना भी गरीब हो, ठीक है, उसको खाने को रोटी मिलती नहीं, अगर जिंदा है ना, तो बाल बढ़ने बंद नहीं होते, नाखून बढ़ने बंद नहीं होते। तो मैंने बोला ये तो बात सही है, लेकिन इसके पीछे बात क्या, मतलब तूने क्यों रखे हुए हैं? तू तो जिंदा है, तू तो खाता पीता है। कहता है कि इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपने लंबे बाल, जो मेरे बाल लंबे हो जाते हैं, जब ये 8 से 10 इंच के हो जाते हैं तो मैं इनको काट के डोनेट कर देता हूँ। तो उसने क्या लॉजिक लगाया था कि इवन गरीब से गरीब आदमी जिसको रोटी भी नहीं मिलती है, अगर वो चाहे तो अपने बालों को भी डोनेट कर सकता है, अगर भावना उसकी है तो मैंने बोला किसको डोनेट करते हो? तो उस समय एक NGO होती थी, कर्ल्स एंड लॉक्स, मतलब कर्ल्स, हमारे बालों के कर्ल्स होते हैं और जो लॉक्स होते हैं ना, इनको कर्ल्स एंड लॉक्स बोलते हैं। तो बोलता है कि मैं कर्ल्स एंड लॉक्स को देता हूँ अपने बाल, जब जैसे 8-6 इंच के हो जाते हैं, 10 इंच के होते हैं, वो आते हैं काट के ले जाते हैं, और इन बालों से उन बच्चों के लिए विग बनता है जिनको कैंसर है, उनके बाल निकल जाते हैं, उनके लिए विग्स बनाए जाते हैं। एंड आई गॉट वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू दैट।
मैंने बोला यार ये तो बड़ा सिंपल सा काम है, आपको सिर्फ कुछ करना नहीं, बाल बढ़ाने के लिए आपको कुछ एफर्ट्स करने हैं तो बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल। जैसे 8-10 इंच के हो उनको फ़ोन करो, वो आएंगे आपके बाल काट के ले जाएंगे। तो मैंने अब क्या किया, हर 3 साल में मेरे बाल लंबे हो जाते हैं, मैं काट देता, तो मैं ऐसे 2 बार कर चुका हूँ। ओके। सो आप उस समय मिले थे जब मेरे बाल डोनेट होने वाले थे। ओके। सर आपका एक ऐसा कोई काम जो आपको लगता हो कि हाँ ये मेरे दिल से आया और इसको अचीव करने के बाद हाँ लाइफ में कुछ कर लिया है मैंने, वो यही काम है, वो यही काम, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। कॉर्पोरेट। हाँ, आई एम पैशनेट अबाउट शेयरिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल। मैंने ये बात अपनी माँ से सीखी है कि हम लोग ऐसे ही कहीं जा रहे थे तो देखा कि एक नई नई दुकान खुली है, तो मेरी माँ ने बोला कि ये मतलब उस जमाने के हिसाब से कि ये ले 2 रुपये और जाके मैगी लिया। तो मैंने बोला कि मम्मी हमारी, क्योंकि मेरे भाई जो है वो डिफेंस में ऑफिसर है, तो हमें मैगी कैंटीन से मिलती है, सस्ती मिलती है। तो मैं वैसे ही मम्मी को बोला, मैंने मैगी पड़ी तो हुई है घर में, कहते नहीं दुकान नहीं खोली तो जाके ले आ। उस समय मैं छोटा था तो मुझे बात ऐसे गहराई से समझ में नहीं आई, लेकिन मेरी माँ ने क्या सिखाया कि उसने नया काम किया ना तो सपोर्ट करो। तो वो वाली नेचर मेरी ज़िंदगी में आ गई कि यार सपोर्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों को, कोई भी हो। तो मैं सपोर्ट बहुत करता हूँ, तो इसलिए मुझे कोई भी मिलता है ना तो मुझे लगता है यार करो, जैसे तेरे साथ भी बात हुई, करो यार कुछ करो, कमाल करो। और मैं सबको बोलता हूँ, तो वो चीज़ जो है वो स्ट्रक्चर्ड वे में जब मैं बोलता हूँ तो वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बन गई। कि यार आप जो आपके पास इतनी पोटेंशियल, इतनी काबिलियत, आप बहुत बढ़िया क्यों नहीं करते लाइफ में, अच्छे मैनेजर क्यों नहीं बनते? जो मैनेजर बनकर उनको बोला तुम सीनियर लीडरशिप में क्यों नहीं जाते? और हमारी टाटा से, यू विल बी हैप्पी टू नो, तकरीबन 6 से 7 लोग हैं जो टाटा, और जैसे अजमेर पहुंच गई तो उनके जो सुनील सर हैं वो CEO हैं। मैंने उनको बोला हुआ एक टाइम में, मैंने बोला कि हाँ, और ये एग्जाम्पल मैं टाटा में देता था कि कोई भी CEO बन सकता है। सब लोग बोले नहीं सर कहाँ CEO बन सकते हैं, क्योंकि वो क्या सोच रहे थे जिसमें काम कर रहे हैं उसी के CEO। लेकिन अब टाटा ने अलग अलग जगह कॉन्ट्रैक्ट्स लेने स्टार्ट किए तो उसी में से बेस्ट लोगों को अब CEOs बना दिया। तो वो एग्जाम्पल यथार्थ हो गया कि मैंने उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, और वो लोग वापस मुझे बोल देते हैं कि सर वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपसे सीखे थे, लीडरशिप सीखी थी, तो आज हम इस पोजीशन पे हैं, तो मैं और खुश हो जाता हूँ। नाइस सर। सो दैट्स व्हाट माय प्रोपेल्स मी टू गो अहेड। नाइस सर। सर कोई आपकी स्टोरी जब आपको लगा हो कि यार मैं फेल हो चुका हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सबकी लाइफ में ये फेज आता है, तो वो फेज क्या था आपकी लाइफ में और आप कैसे कोप अप किया आपने? बहुत बढ़िया। देखो जो आपने सेंटेंस बोला ना कि फेलियर जो है वो सबकी लाइफ में आता है जी, इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। लाइफ में सबके फेलियर आता है और वो क्विट कर देते हैं तो ये फेलियर परमानेंट हो जाता है, ठीक है। और लाइफ में सबके वो स्टेज आती है जब लगता है कि वो फेल हो गए, बट वो जो उठ जाते हैं तो वो फेलियर लर्निंग स्टेप बन जाता है, ये स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। बट मेरी लाइफ में डेफिनेटली आया, और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सबको कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी जो है ना ओनली 3% सक्सेस है, ओनली 3%, ओनली 3%, 97% फेलियर है। बट इम्पॉर्टेंट है कि आप रुको मत वहाँ पे। अगर आप रुक गए तो आप फिर वहीं पे रह गए। अगर आप करते चले जाओगे तो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक बिजनेस में मैं फेल हुआ फॉर एग्जाम्पल, और मैंने दूसरा बिजनेस किया और मैं उसमें पास हो गया। अब क्या इसका क्या मतलब हुआ कि मैं पिछले बिजनेस में फेल हुआ था क्या? नहीं, सीखा था, इससे सीखा था, राइट। सो आप इफ यू कीप ऑन गोइंग तो आपकी जिंदगी को कोई भी पीछे मुड़ के देखेगा तो उसको रियलाइज होगा कि आई हैव फेल्ड सो मेनी टाइम्स, दैट्स व्हाई माय 3% इज मच पावरफुल देन दैट 97%। तो मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ कि हाँ यार फेल, बट जिंदगी रुकती तो है नहीं, जिंदगी कहाँ में चलना, बट धीरे धीरे सीखा। अब कंपेयर करो तो यार ये 3%, वाओ अमेजिंग, ये है जिंदगी का मजा। तो जिंदगी में फेलियर आए और कैसे कोप अप किया, उसके लिए वही LIFE वाली बात बोल रहा हूँ कि हमेशा याद रखो, आपको 3 चीज़ें हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि जो मैंने किया, क्या मैंने अपनी काबिलियत के दम पे अपने हिसाब से बेस्ट किया? बिल्कुल। आंसर है यस, कोई बात नहीं, आप फेल नहीं हुए। दूसरा, आपने जो किया उसकी वजह से आसपास कोई ज़्यादा डैमेज तो नहीं हुआ, है ना? मेरे फेल होने से तुम्हें भी कहीं नुकसान हो गया, वो तो नहीं हुआ। अगर आंसर है नहीं, वेरी गुड। और तीसरा, ये हमेशा मान के चलो कि कल जो है ना वो बहुत खूबसूरत है, और जब आप उस एनर्जी के साथ जाओगे तो आप बेसिकली फेल नहीं होते। बट ये फॉर्मूला क्यों मेरे पास बन गया? क्योंकि मैं 97% टाइम फेल हुआ हूँ। ओके सर, जैसे जब हम फेल होते हैं तो हमें ना एक पर्सन चाहिए होता है जो बता सके, जैसे कि हनुमान जी की बात करें तो उनको जामन जी ने बताया कि तुम बहुत पावरफुल हो, तो वो पर्सन चाहिए होता है लाइफ में। आपका वो पर्सन कौन था?
हाँ, ये एक परमानेंट पर्सन नहीं होता, ओके, ये समय के साथ साथ बदलता जाता है ना। यस, और ये हर रूप में आता है। जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी 8th की बात करूँ, 8वीं 9वीं की बात करूँ, 9वीं में एक कंपार्टमेंट आ गई मेरी मैथमेटिक्स में, नलायक। तो मेरी माँ ने मेरे को क्या बोला, कोई बात नहीं, है ना, तू एग्जाम दे, कंपार्टमेंट का हमारा अलग से दोबारा एग्जाम होता है, एग्जाम दे, तेरा ठीक हो जाएगा। एट दैट टाइम शी वॉज माई लाइक पिलर, है ना, पेरेंट्स आपके पिलर होते हैं। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो माँ बाप से थोड़ी सी ऐसे होने से, मम्मी आपको क्या पता, आप रहने दो, बट मेरा बड़ा भाई मेरा पिलर बन गया। तो हमारी सबकी ज़िंदगी में ऐसा चलता है, कोई ना कोई आपके पास होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि काश कोई बताने वाला मिला होता, है ना, कि काश कोई बताने वाला मिला होता। एक्चुअली हमें ये बताने वाले मिलते हैं, लेकिन हम उनकी उस समय सुनते नहीं। तो अगर आपका सवाल जो है कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई रहा है, तो डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट लोग रहे हैं। जैसे मैं तो उस आदमी को भी, आज भी आपने पूछा है तो मेरे जहन में बात आ गई, ऑलमोस्ट 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, 40 साल 38 साल पुरानी, 38 साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि मैं जब वुडलैंड के लिए अपना ये लेदर का काम करता था, तो मैं अपना बैग भरा पड़ा, मेरा बैग सामान से, मतलब मान लो कि 40 किलो उठा के मैं भाग रहा हूँ। और मैं भाग रहा हूँ क्योंकि मेरी ट्रेन मेरे को पकड़नी है न्यू दिल्ली से, मैं कनॉट प्लेस में हूँ, और सामने से एक लड़का आ रहा है, वो भी जल्दी में है, मैंने उसको देखा नहीं, वो, लेकिन हम लोग टकराए, मेरा बैग गिरा, मेरा सामान फैल गया, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, और वो मुझे बोलता है साले दिख के नहीं चलता, राइट। और मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या था, सही कह रहा है यार, अंडरस्टूड दिस। अब वो भी मेरा टीचर है, वो मेरे को जिंदगी में एक चीज सिखा गया कि तू गिरा है तो तेरी गलती है, तेरे को ध्यान से चलना चाहिए। तो हमारी हर स्टेज पे कोई ना कोई हमें गाइड करने वाला हमेशा मिलता है, जामवन हमेशा मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है दो चीज़ें, अगर उसका कॉम्बिनेशन बन जाए, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट। आपको लोग सिखाते चले जाते हैं, आप सीखते चले जाते हैं, आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो। लेकिन एक बंदा है जो आपके साथ हमेशा रहता है, वो है आपका स्पाउस। जैसे मेरे केस में अगर मैं बात करूं कि आज मैं अगर कुछ हूं, जो कि मुझे लगता है मैं ठीक ठाक हूं, राइट, अगर मैं आज कुछ हूं, तो मेरे 97% जो फेलियर्स हुए हैं उसका इम्पैक्ट मेरी वाइफ पे गया है। जब मेरे पास काम नहीं था तो उसने नौकरी की है, यू अंडरस्टैंड दिस। वो जो सपोर्ट स्पाउस से मिल जाती है ना, उससे बढ़िया बूस्टर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं ज्ञान देने वाला कोई नहीं होता, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हस्बैंड वाइफ को ना एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम हमेशा बन के रहना चाहिए। अगर वो एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है तो बच्चे अपने पेरेंट्स का सपोर्ट सिस्टम बन जाएंगे। अगर वो नहीं है तो बच्चे पेरेंट्स को भी नहीं देखने वाले। लेकिन आजकल देख रहे हैं हम, शादियाँ होते ही डिवोर्स हो रहे हैं और मर्डर्स हो रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं हम, मतलब क्योंकि आने वाले हम जैसे जनरेशन को लगता है कि करे या नहीं करे शादी, ये भी एक डर है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। सी वही वाली बात है, जैसे मैंने भी कहा ना, एटीट्यूड एंड माइंडसेट की बात है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा ही नहीं हो रहा है, ये बहुत कम है। बट क्योंकि ये सेंसेशनल है तो इसके बारे में बात ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अभी ये सोशल मीडिया और उसकी वजह से। पहले भी ऐसे होता था, क्योंकि कोई है ना कि कुछ ना कुछ परसेंटेज में गड़बड़ तो है ही है। बिल्कुल। तो हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे एक खबर को उठा के बता दिया मर्डर हो गया और डिवोर्सेस हो रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि आज भी वही रेशियो है जो आज से 100 साल पहले थी, 1000 साल पहले थी। नंबर्स चेंज होंगे, पहले 100 में होता था, 500 साल पहले 10,000 में होता था, अब 1 करोड़ में हो रहा है। तो परसेंटेज वही है। तो किसी भी बंदे को ये नहीं सोचना चाहिए कि शादी करे ना करे, नहीं, आप अपने आप इंसान बढ़िया हैं, आप ईमानदार हैं, आपको मालूम है रिलेशनशिप कैसे करनी है, आप बिल्कुल शादी करो। और यहाँ पे एक चीज़ और कह सकता हूँ, जैसे आप हो ना, आपको वैसी लड़की मिल जाएगी जैसे हैं, जैसे वो कहते हैं कि अपोजिट पर्सनैलिटी मिलती है। पर्सनैलिटी की नहीं बात कर रहा मैं, मतलब वो गुण मिलाने वाली बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं गुण मिलाने वाली बात कर रहा हूँ कि अगर आप अच्छे इंसान हैं, आपको अच्छी लड़की मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल। आप बढ़िया इंसान है, बढ़िया। अगर आप शातिर हो ना, तो आप भाई साहब आपको शातिर मिलेगी, फिर भुगतते रहो। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आप इंसानियत के, इम्पोर्टेंट ये है कि आप अच्छे इंसान बने रहें, आपको अच्छा इंसान मिल जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं। थैंक यू सर। तुम्हारी स्माइल की वजह से तो मुझे लग रहा है कि इसको 10-20 गर्लफ्रेंड्स पीछे पड़ती होंगी इसके। बिल्कुल नहीं। कई सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मुझे लगा कि यार गलती कर दी, होता ना आपको उस समय उस सिचुएशन में आपको लगता है यार मतलब कहाँ फंस गए, मतलब ये नहीं करना चाहिए था मुझे। तो वो मेरे 2 एक्सपीरियंसेस हैं। एक है, मैं हिमाचल में धनकर गोम्पा करके जगह है ना,
तो स्पीति में, राइट। सो अब आप सोचो कि आज से तकरीबन 28-30 साल पहले जब पेट्रोल पंप्स ढूंढने पड़ते थे, yes, सड़कें थी नहीं, है ना, तो मैं बाइक लेके, मैं और मेरा दोस्त, हम धनकर गोम्पा पहुंच गए okay, और हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया। बाइक को बस के ऊपर रखा और वो बस जो हफ्ते में 2 बार आती थी, वहाँ पहुँचे, धनकर गोम्पा पहुँचे और फिर वहाँ से फिर बाइक को लेके किसी को जो बस जाती थी तो उनको बोल देते थे कि भाई थोड़ा सा पेट्रोल ले आना। तो बोतलों में पेट्रोल नहीं मिलता था कि भाई बस में अगर आग लग गई, बाई चांस गिर गया और आग लग गई बीड़ी में, तो बड़ा मुश्किल होता था। तो इट टुक अस ऑलमोस्ट 10 days टू गेट 1 liter पेट्रोल एंड देन कम बैक। और हमारे पास ऐसे कोई खास कपड़े भी नहीं थे कि हम वो ठंड में अपने आप को मैनेज करें, क्योंकि बाइक पे हैं तो वहाँ रात को वहाँ पहुँच जाओ जहाँ मौसम ठीक है या जहाँ कमरा मिल जाएगा। सो वहाँ पे एक बार रियलाइज़ हुआ था कि यार गलती कर दी है। तो और हमारे जो होता है ना, 2 दोस्त होते थे, एक दूसरे को गालियाँ निकालते सर्दियों के दिन थे और वहाँ तो वैसे भी सर्दियाँ ही होती हैं। तो हम लोग क्या करते थे, बाइक चलाते थे तो हमारे यहाँ पे ना टेप से ना वो न्यूज़पेपर बांधते थे अंदर, okay, ताकि बाइक पे आपको ठंड नहीं लगेगी, है ना। सबसे बड़ी इंसुलेशन है, हाँ बहुत बढ़िया चीज़ है। अब तो है डिकैथलन पे आपको सब कुछ मिलता है, हमारे एक्सेसरीज सारी मिलती हैं, हाँ राइडिंग गियर्स, एब्सोल्युटली राइडिंग गियर्स मिलते हैं। सो उस समय तो था नहीं। तो अब जो कहानी है वो ये कि धनकर गोम्पा हम पहुँच गए, हमारी बाइक नीचे खड़ी है, बच्चे की 1 घंटा दूर खड़ी है हमसे, ऊपर मंदिर में पहुंच गए शाम को 5-6 बजे के आसपास। 4 बजे अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है और मंदिर में जब हम वहाँ गए तो हमने आवाज़ें मारी, कोई भी नहीं है। जब हम ऊपर पहुँच गए, हम नीचे देखें तो हमें समझ में नहीं आया कि रास्ता कहाँ से ले, कि नीचे का रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा। तो हम उस समय सिचुएशन ये थी कि हम ऊपर भी नहीं रुक सकते और नीचे भी नहीं जा सकते। गाँव सारा सो चुका है, मतलब इसे बोलते हैं कि बिल्कुल डेड हो जाता है। तो वहाँ पे हम दोनों दोस्त आपस में लड़े, करें क्या। तो मेरा फ्रेंड सिगरेट पीता था तब, मैंने अभी शुरू की, तो हमारे पास लाइटर था, ठीक है। और क्या था हमारे पास अंदर, न्यूज़पेपर बहुत थे। हमने धीरे धीरे रात को थोड़े न्यूज़पेपर जला के काम चलाया और हम ये मान के बैठ गए थे कि सुबह हमारी बॉडीज ऐसे अकड़ी पड़ी होंगे, मरेंगे। और गालियाँ भी निकाल रहे हैं, हंस भी रहे हैं, हमें जब देखा जाएगा जो होगा, घर वाले बाइक के नंबर से ढूंढ लेंगे अल्टीमेटली। एंड वी हैड अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देयर, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, कि रात को हमने वो आग वाग जलाई, जितनी भी थोड़ी बहुत मैनेज करके हमने किया। और वो एक ऐसी शेल्टर से जगह थी जो टेंपल है वहाँ पे, अब तो बहुत अच्छा बन गया। उस समय तो सिर्फ वो टेंपल ही टेंपल था, बैठने को भी जगह नहीं थी। तो ऐसे एक शेल्टर से में हम लोगों ने रात को फूकिया। कब हम बात करते करते सो गए हमें मालूम नहीं। जब हम सुबह उठे तो हमारे पास 2-3 रजाइयाँ हमारे ऊपर थी। और जब हमने रजाइयाँ देखी तो हम कह रहे यार तभी बच गए भाई, कौन डाल के गया। तो हमारी ड्यूटी बनती थी कि ढूंढे। तो हमने वो रजाइयाँ फोल्ड की और अंदर जाके वहाँ पे मंक जो होते हैं उनको बोला कि सर थैंक यू सो मच, हमको जो आपने रजाइयाँ दी कहाँ रखनी है। तो बोलते किसने दी आपको रजाइयाँ, यहाँ तो कोई नहीं आता रात भर। तो फिर बाद में हमें पता चला, उन्होंने फिर बाद में बताया कि रात में वो वाला जो मंक जो सबसे पहले यहाँ के जिसने वो तपस्या की थी, वो यहाँ पे कभी कभी आता है। तो आज तक हमारे पास जवाब नहीं है कि हमें किसने रजाइयाँ दी, लेकिन हमारा ये मानना है कि भाई वही दे गया होगा। तो ऐसा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ मेरा। सर आप आने वाले 50 सालों में कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कैसे देखते हैं? When we say corporate world, we are talking about the business world, right? Yes, sir. है ना, क्योंकि कॉर्पोरेट ही बिजनेस को मूव करता है। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि 50 साल में मुझे तो मालूम नहीं क्या दिख रहा हूँ, बट जो मुझे आज दिख रहा है उससे क्या हो सकता है वो मुझे नज़र आ रहा है। वो ये कि जो बेस्ट ऑफ द टैलेंट है वो इंडियन कंपनीज को आगे ले जाने वाले लोग गायब हो रहे हैं, वो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल्स में जाके काम कर रहे हैं। तो हमारे जो देश की जो कंपनीज हैं उनका भविष्य तो मैं अच्छा नहीं देखता हूँ। When I say हमारे देश की कंपनीज, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट टाटा और रिलायंस और फ्यू बिग प्लेयर्स, आई एम टॉकिंग एंटायर सारी कंपनियां जो आज शायद स्टार्ट करें और 10 साल में कहीं पहुंचे, तो वो कोई खास प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे। क्योंकि बिजनेस को आगे ले जाने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए हिंदुस्तान में, वो ख़त्म है। वो बहुत सपोर्टिव नहीं है कि जैसे कोई भी बच्चा जाके बोले ना सर आई हैव एन आइडिया, मेरे को कुछ पैसे दे दो, सरकार आपको मदद कर ही नहीं रही, नहीं कर रही है ना। इतने करप्ट हो गए हम लोग कि मैं क्या बताऊं। सो सपोर्ट सिस्टम इतना वीक हो गया है, नॉन सपोर्टिव है कि लोग अब काम नहीं करेंगे। तो इसलिए एवरीबडी वांट्स टू गेट इनटू अ सेफर जोन एज अ एम्प्लॉई कि ठीक है भाई क्यों पंगे लेने। बट हाँ, कोई ना कोई बीच में से उठता है, एकदम ओयो रूम बना देता है, कोई ना कोई उठता है जेरोधा बना देता है, ऐसा होगा। सो 50 साल में हिंदुस्तान जो है ना, मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट वर्ल्ड या बिजनेस वर्ल्ड
चाइना पे 100% डिपेंडेंट हो जाएगा, 100%, क्योंकि वो आज भी डिपेंडेंट है, हम मान नहीं रहे हैं, वो आज भी डिपेंडेंट है बिल्कुल। और वो अब इतना अंदर तक घुस चुका है कि अगर आप आज बोलो ना कि हम अपना टीवी खुद बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा भाई टीवी तो बना दो, उसके लिए पेच जो है ना वो चाइना से आएंगे। अब चाइना क्या करेगा एज अ बिजनेसमैन, बोलेगा भाई मेरे से पूरी स्क्रीन लो, पूरा सामान लो तो देते हो, नहीं तो नहीं लूंगा। सही बात। तो चाइना ने हमारी ऐसी की है, बट एक किया जा सकता है वो कैसे कि चाइना ने क्या किया है, उस मॉडल को हमें चाहिए कि हम बहुत छोटे लेवल पे छोटी छोटी चीज़ों में इम्प्लाई करें। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सिंस यू आर एन इंजीनियर ऑल्सो। अब आप खुद देखो कितने दुख की बात है, बट शर्म की बात भी है ना, कि हिंदुस्तान में आईआईटी होने के बावजूद आप आपकी उम्र के हिसाब से भी देख लेना और मैं तो अपनी उम्र के हिसाब से 25 साल बोलूँगा कि 25 सालों में हमारे पास ये सॉल्यूशन नहीं है कि 3 प्लग में पहले पेंसिल घुसानी पड़ती है फिर प्लग लगाते हैं। बिल्कुल। इट्स अ मैटर ऑफ शेम। यस सर। वी डोंट हैव अ सॉल्यूशन। दूसरा, हम बोलते हैं कि प्लास्टिक का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो गया और आज भी हम, अब तो फिर आई थिंक चेंज आ गया, वो भी चाइना ने किया, हमने नहीं किया, कि आज भी हमारे पास 3 पिन सॉकेट अलग है और उसका ऑन करने वाला बटन अलग है। बिल्कुल। ज़रूरत ही क्या है, कितना कॉमन सेंस नहीं है कि जैसे ही आपने 3 प्लग अंदर डाले, अंदर से एक मैकेनिज्म है, वो ऑन हो गया, निकाले वो ऑफ हो गया। क्या ज़रूरत पड़ी है इसकी? सो हमारी इतने इंटेलेक्चुअल सपोज टू बी आईआईटीज होने के बावजूद दे आर नॉट वर्किंग ऑन दीज बेसिक थिंग्स। अगर हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे भी काम करें ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं, धीरे धीरे जगह बना लेंगे। दूसरा एक स्टूपिड एग्जांपल लगता है मेरे दिल को, मेरे को दर्द होती है, ब्रश करते हो तुम? यस सर। हर कोई करता है, बिल्कुल राइट? और ब्रश कितने % खराब होने पे रेस्ट ऑफ द राइट ब्रश हम फेंक देते हैं। मतलब उसकी सिर्फ ब्रिसल्स, अगर पूरे ब्रश को अगर आप बड़े गौर से देखो तो ब्रिसल्स कितने % है? मुश्किल से 3-4% भी नहीं है पूरे ब्रश की प्लास्टिक का, बट 3% खराब होते ही हम बाकी का 98-97% फेंक देते हैं। बिल्कुल। हमने आज तक उस तरफ सॉल्यूशन नहीं सोचा, जबकि उसका सॉल्यूशन एक सिंपल हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि जो मैं कह रहा हूँ वो बड़ा सिंपल सा है। आपके पास वो आजकल क्या बोलते हैं उस प्लास्टिक को, जिलेटिन में कुछ भी बोलते होंगे, मुझे मालूम नहीं, उसके ऊपर ब्रिसल्स लगे हुए, आपने यूं उंगली में पहना, ब्रश कर लिया यार, इजी। आप अगर देशभक्त हो तो आप ये नहीं कहोगे कि मुश्किल होती है, भाई उंगली से क्या ब्रश नहीं होता, आपके ब्रिसल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, रोज आपने उसको पहन लिया, ब्रश कर लिया, उतारा, साफ कर, अगले दिन पहने, जब खराब हो तो फेंक दिया। बट वी आर नॉट इनोवेटिव, इंडियंस आर नॉट इनोवेटिव, वी आर गुड एट कॉपिंग थिंग्स बट वी आर नॉट क्रिएटिव। सो आने वाला टाइम जो है ना वो बहुत रिस्की लगता है मुझे, टू मच ऑफ डिपेंडेंस, तो हमारा सारे के सारे हम एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे और एम्प्लॉय माइंडसेट इज बेसिकली गुलाम माइंडसेट, क्योंकि फिर वो रिस्क नहीं लेता जिंदगी में, जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, क्यों पंगा लेना। तो आई डोंट फील गुड अबाउट दिस। गड़बड़ कर चुके हैं ना, इसका हमारे पास सॉल्यूशन है ही नहीं, किसी के पास नहीं। आप खुद देखो ना, अभी पिछले मैंने अगर अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे बात करूं तो मैं शायद 2004 या 5 से मैंने इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखे कि वहाँ पे इंजीनियर्स ऐसे निकलने स्टार्ट हो गए जो इंजीनियरिंग माइंडसेट है ही नहीं। बिल्कुल। दे जस्ट हैव डिग्रीज, दैट्स ऑल। अब डिग्री वाला इंजीनियर कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव नहीं करेगा, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे जब स्किल्स अच्छे नहीं होंगे, उस पर काम नहीं किया होगा, तो उससे नौकरी भी ढंग से नहीं होगी, क्योंकि समय, टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से बदल रही है। तो हम हिंदुस्तानी जो है ना, आने वाले टाइम में इतना बड़ा बर्डन होने वाला है कि संभाले नहीं संभलेगा। जैसे किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि शायद विंस्टन चर्चिल नहीं, जिमी कार्टर इंडिया में आए, जोक है, सच बात नहीं है। जिमी कार्टर इंडिया में आए और उन्होंने देखा कि एक बस है, उसके अंदर मतलब 50 लोगों की कैपेसिटी वाली बस है, 150 लोग लटके हुए हैं, ट्रेनों में आज भी यही हाल है। तो उन्होंने ऐसे कई सारे सीन देखे, तो फिर जाके उन्होंने, कहते हैं कि इंटरव्यू में पूछा कि जब अमेरिका वापस गए तो उनसे पूछा गया, सो हाउ वाज इंडिया? कहता आई एक्सपीरियंस्ड गॉड। कहता हाउ कुड यू एक्सपीरियंस गॉड देयर? कहता उस देश को सिर्फ भगवान ही चला सकता है। और ये अब आज तक सिद्ध है यार, ये आज तक सिद्ध है। कैसे चल रही हैं चीज़ें मुझे मालूम है, भगवान ही चला रहा है, भगवान ही चला रहा है। ओके सर, जैसे आप काफ़ी बड़ी कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे एआई आ चुका है, एआई को आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, एआई एक बहुत, एआई डेफिनेटली इज़ अ थ्रेट, 100% थ्रेट है, ये मान के चलो। ये लोग जो कह रहे हैं ना कि एआई से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। बट किसके लिए थ्रेट है? पीपल हु आर नॉट रेडी टू यूटिलाइज द पावर ऑफ द एआई। सो एआई डेफिनेटली, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मेरा फेवरेट कोट है कि वी मे बी हैविंग अ वर्ल्ड क्लास हाई टेक थिंग्स बट हार्ट टच विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन। हाई टेक है लेकिन हार्ट टच हमेशा रहेगा, लेकिन हार्ट टच कौन सा वाला रहेगा? वो क्वालिटी वाला।
तो ह्यूमन टच तो चाहिए, रहेगा, एआई बीट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपकी तैयारी एआई के बिना है आज की डेट में, मैं अगर अपनी बात भी करूं कि 1.5-2 साल पहले जब मुझे एआई के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चला था, तो मैं सोचता था यार ये मेरी क्रिएटिविटी किल कर रहा है ना। मैंने मान लो कुछ नया चीज़ बनानी है तो मैंने एआई से पूछा, उसने 1 सेकंड में बना दी। तो बोला यार मेरे को सोचने का मौका नहीं दे रहा, बट ये तो ठीक नहीं है। बट जहाँ पे दूसरी तरफ मैंने देखा कि अगर मैं अपने दिमाग से करता ये सब काम, तो जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो कब का एआई से करके आगे निकल जाएगा। सो आई हैव टू लर्न एआई। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आज की तारीख में एआई इज गोइंग टू बीट यू इफ यू आर नॉट गुड। अगर आपके अंदर वो ह्यूमन टच वाला जो फैक्टर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो एआई आपकी ऐसी की तैसी करेगा, ये लिख के ले लो। मैंने अभी देखा है किताबें लिखने वाले लोग कर रहे हैं एआई के बारे में 2-3 चीज़ें जिसने एआई सबसे पहले बनाया था। जो चेस बोर्ड होती है, चेस बोर्ड में मालूम है ना शतरंज जो हम खेलते हैं, उसमें कितनी मूव्स हो सकती हैं, तो वो मूव्स अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, क्योंकि हर बार कॉम्बिनेशन बदलेगा, मूव बदल जाएगी। एआई से पूछा, उसने सारी की सारी मूव्स बता दी कितनी होंगी। एआई के पास हर चीज का जवाब आ गया है, बिल्कुल है, राइट। सो व्हाई वेस्ट टाइम इन यूजिंग योर माइंड। तो कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जो अब धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें एआई करने वाला। जैसे इनोवेशन, क्रिएटिविटी मैंने कॉर्पोरेट में बड़ा पढ़ा है, आप नए तरीके से सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। अब क्या एआई से पूछ लो, है ना। तो ऐसे इंजीनियर्स की, ऐसे मैनेजर्स की, ऐसे लीडर्स की ज़रूरत कम हो जाएगी जो बहुत इनोवेटिव थे, बड़े डिफरेंट चीज़ लेके आते थे, वो उनकी ज़रूरत कम हो जाएगी। कुछ हमारे ट्रेड्स की ज़रूरत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें और फ़ायदे हो सकता हूँ। बट आंसर सीधा ये है कि एआई को पकड़ो, उससे सीखो, अपने प्रोफेशन को सिर्फ उसकी हेल्प से बेहतर करो। Okay, sir, any last message if you want to give our audience? So, yes, sir. लास्ट मैसेज, दिस इज गोइंग टू बी नॉट गोइंग टू बी द लास्ट मैसेज, क्योंकि अभी मैंने हज़ारों साल जीना है। बट हाँ, इस इंटरव्यू में, Yes, इस पॉडकास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि, और जब हम बोलते हैं ना कि ऑडियंस, तो हमारी ऑडियंस वो 8 साल का बच्चा भी हो सकती है ना, और 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी हो सकती है। बट एक जनरल मैसेज मैं सबको ये ज़रूर देना चाहूँगा कि जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि 84 लाख योनियों के बाद हमें ये शरीर मिला है। तो ये जो शरीर जो हमें मिला है ना, ये दुखी रहने के लिए नहीं मिला है। 84 लाख योनि का ना, 84 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करके आप कहीं आए हो तो आप आगे बोलो यार मज़ा नहीं आया, उसके लिए नहीं मिला है। ये मिला है हमें जीवन खुश रहने के लिए। तो खुश रहने के सारे तरीके ढूंढ लो, जिससे आपको खुशी मिलती हो वो ज़रूर करो। क्योंकि एक बार ऐसे करना, एक बार फिर से करना, क्या हुआ, साउंड हुई, चुटकी बजी है ना, एक साथ में एक और चीज़ हुई, जिंदगी गई, ये जिंदगी जा रही है, Yes. फिर चली गई। तो ये कब चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आप इस समय जहाँ पर भी हैं, उसके लिए मैं एक मैसेज कहना चाहता हूँ, दैट इज लिप किस लिया। लिप किस लिया, राइट। Okay. अब ये लिप किस लिया क्या चीज़ है, ये लाइफ का मंत्र है फॉर आपकी पूरी कंप्लीट ऑडियंस के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लिप किस लिया सब लोग याद रखें। इसको उस रोमांटिक एंगल से नहीं देखना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। बट जब हम लिप किस करते हैं तो क्या होता है, एक कपल है लिप किस करता है तो क्या होता है, उस समय तुमने किया कभी? हाँ किया है, वैसे स्माइल बता रहे हैं ना, तो इसने किया तो ये अच्छे से समझेगा। तो जब लिप किस होता है ना मेल फीमेल में, तो फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट, चाहे वो 2 मिनट का टाइम हो, चाहे वो 15 सेकंड का टाइम हो, बोथ आर लॉस्ट, Yes. यू आर गॉन। आपको नहीं मालूम आसपास क्या हो रहा है। दैट मीन्स आपकी सारी एनर्जीज वहाँ पर, जिसे बोलते हैं सारी एनर्जीज वहाँ पे फोकस हो जाती है। सो आपको कुछ मालूम नहीं पड़ता कहाँ पे। तो लाइफ में भी अगर ऐसी स्टेज आ जाए हमारी जहाँ पे हमें कुछ पता ना चले कहाँ पे हैं, एंड यू आर इनटू इट, दैट इज व्हाट लिप किस लिया इज। तो LIP की फुल फॉर्म है, लिप की फुल फॉर्म है लिव इन प्रेजेंट। Live in present. अभी हम है ना, अभी यहाँ पे वेस्ट करो, अभी मुस्कुराओ, अभी खुश रहने के क्या बहाने निकाल सकते हो। अगर हम ये बोले यार, तू बोले सर मेरे को जाना है, लग रहा है बारिश होगी, इधर तो गड्ढे बहुत हैं, बिल्कुल है, राइट। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हैं, हाउ कैन वी बी हैप्पी अबाउट इट। सो फर्स्ट इज लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जियो। KISS कीप इट सिंपल। झूठ कर दिया, इसकी बात उससे कर दी, इसके बारे में बुरा बोल दिया, बिना बात के परेशान हो गए, ये सब मत करो, कोई फायदा नहीं है। एंड ऑफ द डे कोई फायदा नहीं होगा, आप ही परेशान हो गए। तो कीप इट सिंपल, लाइफ को सिंपल रखें। लिया इज LIA, लाइफ इज अमेजिंग। हमेशा ये मान के चलो कि जिंदगी जो है ना वो बड़ी कमाल है।
तो वर्तमान में जिए, ज़िंदगी को सिंपल रखें और इस विश्वास के साथ मज़े लें कि ज़िंदगी बड़ी कमाल है। और देने वाला तेरा बहुत बहुत थैंक यू। तो ये चीज़ कहना चाहूँगा मैं, दैट्स ऑल। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू बात सो करके। मच। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। जब आप जैसे बच्चे एफर्ट्स करते हैं ना, तो मेरी एनर्जी और बढ़ जाती है। मुझे लगता है यार इनके लिए जान लगा दूँ। थैंक सो यू दिस रियली गुड। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर।